गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं में पूर्ण संख्याएं पूर्णांक पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे इस सीरीज में आगे प्राकृत संख्याएं। इसका पहला पॉइंट है प्राकृत संख्याएं। इनको हम n से दर्शाएंगे। 1 2 3 इन्फिनिटी तक ये जाती हैं। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनसे हम गिनती करते हैं। प्राकृत संख्या में अगर हम शून्य शामिल कर दें तो ये क्या बन जाएंगी, आपकी पूर्ण संख्या बन जाएंगी। तीसरा हमारा पॉइंट है प्राकृत संख्याएं किसके अंतर्गत आती हैं? पूर्ण के अंतर्गत आएंगी। पूर्ण संख्याएं किसके अंतर्गत आएंगी? आपकी पूर्णांक के अंतर्गत आएंगी। पूर्णांक आपके किसके अंतर्गत आएंगी? परिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगी। परिमेय संख्या किसके अंतर्गत आएंगी? आपकी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएंगी। तो कोई आपसे पूछे या आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, इनमें से क्या स्टेटमेंट आपका सत्य है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या के अंतर्गत आएंगी, पूर्ण संख्याएं पूर्णांक के अंतर्गत आएंगी, परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आएंगी, परिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएंगी। आगे हम देखते हैं। दो प्राकृत संख्या ए बा बी के लिए। दो प्राकृत संख्या कई बार ऐसे स्टेटमेंट में देखा है, कई प्रकार की एग्जाम्स में छोटे छोटे स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं, वहाँ हमको दिक्कत होती है। तो रूट ए प्लस बी बड़ा होगा रूट ए प्लस रूट बी से। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। उदाहरण के लिए रूट 2 प्लस 3 से बड़ा होगा रूट 2 प्लस रूट 3। इसको हम रूट 2 प्लस रूट 3 का अलग अलग हम रूट लगाएं तो रूट होल 2 प्लस 3 से ये बड़ा आएगा। इस बात का हमको ध्यान में रखना है। से स्टेटमेंट कई एग्जाम्स में देखे गए हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। प्राकृत सर फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। प्राकृत संख्याओं के नियम। प्राकृत संख्याओं कौन कौन से नियम होते हैं? तो पहला हम देखेंगे यहाँ पर संबरक नियम, 1 2 3 4 5। साहचर्य नियम, क्रम विनिमय नियम, और चौथा वितरण नियम। चलिए प्राकृत संख्याओं से जुड़े हुए हम इन नियमों को देखेंगे। तो संबरक नियम क्या कहलाता है कि आपका अगर ए कोई प्राकृत संख्या है और बी कोई प्राकृत संख्या है, यहाँ पर भी साहचर्य नियम में भी ए अगर कोई प्राकृत संख्या है और बी कोई प्राकृत संख्या है। क्रम विनिमय नियम में ए कोई प्राकृत संख्या है और बी कोई प्राकृत संख्या है। वितरण नियम में ए कोई प्राकृत संख्या है और बी कोई प्राकृत संख्या है। तो देखते हैं योग के अधीन ये किन नियमों का पालन करेंगी। देखना है
घटाने के अधीन प्राकृत संख्याएं नियमों का पालन करती हैं या नहीं? देखना है गुणन के अधीन प्राकृत संख्याएं नियमों का पालन करती हैं नहीं, या भाग के अधीन प्राकृत संख्याएं नियमों का पालन करती हैं नहीं, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम संबरक नियम देखते हैं। संबरक नियम हमारा क्या होता है? संबरक नियम हमारा ये कहता है, योग के अधीन संबरक नियम, अगर ए कोई प्राकृत संख्या है और बी कोई प्राकृत संख्या है तो ए प्लस बी भी प्राकृत संख्या होनी चाहिए। तो आप बताइए क्या ऐसा होता है? फॉर एग्जाम्पल के लिए एक प्राकृत संख्या 2 है और एक प्राकृत संख्या आपकी 3 है, तो क्या ये प्राकृत संख्या होगी? हाँ बिल्कुल होगी। तो हम कह सकते हैं योग के अधीन संबरक प्राकृत संख्याएं संबरक नियमों का पालन करती। अब हम गुणन के लिए देखते हैं। गुणन के लिए क्या कहता है कि a माइनस बी, सॉरी घटाव के लिए देखते हैं। घटाव के लिए a माइनस बी जो भी प्राकृत संख्या होनी चाहिए। तो क्या ऐसा होता है? क्या इसका हम देखते हैं कि 2 माइनस 3, क्या ये कोई प्राकृत संख्या बनी आपकी? बराबर होगा आपका -1, जो आपकी प्राकृत संख्या नहीं है। हम कह सकते हैं कि घटाव के अधीन प्राकृत संख्याएं घटाव के अधीन संबरक नियमों का पालन नहीं करती हैं। गुणन के अधीन देखते हैं, ए कोई प्राकृत संख्या और बी कोई प्राकृत संख्या है, तो क्या a इंटू बी भी प्राकृत संख्या होगी? हाँ बिल्कुल होगी। हम जानते हैं 2 और 3 के एग्जाम्पल से ही लें। एग्जाम्पल 2 इंटू 3 बराबर 6 जो कि एक प्राकृत संख्या है। तो हम कह सकते हैं प्राकृत संख्याएं गुणन के अधीन संबरक नियमों का पालन करती हैं। भाग के अधीन देखते हैं। मान लीजिए ए कोई प्राकृत संख्या है और बी कोई प्राकृत संख्या है, क्या ये प्राकृत संख्या होगी? नहीं। देखते हैं, अब इसका हम टेस्टिंग करके देखते हैं। 2/3, तो ये आपका आता है 0.66। क्या एक प्राकृत संख्या है? ये बिल्कुल नहीं है, ये एक दशमलव वाली संख्या है। तो हम कह सकते हैं प्राकृत संख्याएं भाग के अधीन संबरक नियमों का पालन नहीं करती हैं। समझ गए आप संबरक नियम क्या है आपका? तो योग के अधीन संबरक नियमों का पालन होगा, घटाव के अधीन संबरक नियमों का पालन नहीं होगा, गुणन के अधीन संबरक नियमों का पालन होगा और भाग के अधीन संबरक नियमों का पालन नहीं होगा। अब साहचर्य नियम हमारा क्या कहता है? साहचर्य नियम को हम समझते हैं। साहचर्य नियम, एक प्राकृत संख्या आपकी a है और एक प्राकृत संख्या आपकी b है, तो योग के अधीन प्राकृत साहचर्य नियम आपका क्या कहलाएगा? a प्लस बी प्लस सी बराबर होना चाहिए a प्लस बी प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल के लिए 2 प्लस 3 प्लस 4 ये बराबर होना चाहिए 2 प्लस 3 प्लस 4। क्या ये बराबर होगा? बिल्कुल बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं संख्याएं योग के अधीन साहचर्य नियमों का पालन करती हैं। बहुत बढ़िया, अपनी बात समझ गए। चलिए अब घटाव के अधीन देखते हैं। के अधीन अगर क्या होना चाहिए आपकी? a माइनस बी माइनस सी बराबर होना चाहिए a माइनस बी माइनस सी। क्या ऐसा होगा आपका? तो एग्जाम्पल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एग्जाम्पल की दृष्टि से हम देखें 2 माइनस 3 माइनस 4 बराबर 2 माइनस 3 माइनस 4। ये दोनों नंबर अगर हम सॉल्व करने पर देखेंगे एक दूसरे के बराबर नहीं आएंगे। तो प्राकृत संख्याएं घटाव के अधीन साहचर्य नियमों का पालन नहीं करती हैं। गुणन के अधीन हम देखते हैं a डॉट b डॉट c बराबर a डॉट b डॉट c। अगर देखें एग्जाम्पल की हम दृष्टि से देखें 2 डॉट 3 डॉट 4 बराबर होना चाहिए 2 डॉट 3 डॉट 4। ये 24 और ये 24, तो ये वाला नियम भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट होता है। प्राकृत संख्याएं गुणन के अधीन भी साहचर्य नियमों का पालन करती है। बहुत बढ़िया, कहीं ना कहीं आप मेरी बात समझे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। घटाव भाग का नियम क्या कहता है? a भाग b डिवाइड c बराबर होना चाहिए a डिवाइड b डिवाइड c। यानी 2 एग्जाम्पल की दृष्टि से देखें 2 डिवाइड 3 डिवाइड 4 बराबर होना चाहिए 2 डिवाइड 3 डिवाइड 4, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं भाग के अधीन साहचर्य नियमों का पालन नहीं करती।
करती हैं। अच्छे से समझ गए? एक बार हम फिर से देखते हैं। प्राकृत संख्याएं योग के अधीन साहचर्य नियमों का पालन करती हैं। प्राकृत संख्याएं घटाव के अधीन साहचर्य नियमों का पालन नहीं करती हैं। क्या गुणन के अधीन साहचर्य नियमों का पालन करती हैं और प्राकृत संख्याएं भाग के अधीन साहचर्य नियमों का पालन नहीं करती हैं। अब देखते हैं हम क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम मतलब आपका कहता है a प्लस बी बराबर होना चाहिए b प्लस ए। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं 2 प्लस 3 बराबर होना चाहिए 3 प्लस 2। ऐसा होता है हमारी लाइफ में? बिल्कुल होता है। दोनों को हम कैसे भी जोड़ें तो हमारा आंसर 5 ही आएगा आपके पास। चलिए, तो इसमें अब घटाव के अधीन में देखते हैं a माइनस बी बराबर होना चाहिए b माइनस ए, यानी एग्जाम्पल 2 माइनस 3 बराबर होना चाहिए 3 माइनस 2 के। ये -1 बराबर +1। क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल संभव नहीं हुआ। तो प्राकृत संख्याएं घटाव के अधीन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती हैं। चलिए, इसी कड़ी में गुणन के लिए देखते हैं। गुणन के लिए a डॉट बी बराबर होना चाहिए b डॉट ए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें कि 2.3 बराबर होना चाहिए 3.2। 2 3 या 6 बराबर 6। ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ। तो प्राकृत संख्याएं गुणन के अधीन क्रम विनिमय नियमों का पालन करती हैं। चलिए, भाग के अधीन हम देखते हैं कि a डिवाइडेड बाय b बराबर होना चाहिए b डिवाइडेड बाय a, यानी 2/3 बराबर होना चाहिए 3/2। इसकी वैल्यू आएगी 0.66, इसकी वैल्यू आएगी 1.5। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं। तो हम कह सकते हैं संख्या भाग के अधीन क्रम विनिमय नियमों का पालन नहीं करती। तो प्राकृत संख्याएं योग के अधीन क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं, घटाव के अधीन क्रम विनिमय नियमों का पालन नहीं करती, गुणन के अधीन क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं, भाग के अधीन नियमों का पालन नहीं करती हैं। चलिए, आगे हम देखते हैं वितरण नियम। वितरण नियम में आपको यह बात ध्यान में रखना है कि हम पहले की वीडियो में भी देख चुके हैं। गुणन के साथ योग के अधीन या योग के सापेक्ष वितरण नियम का पालन करती है नहीं, गुणन के साथ घटाव के सापेक्ष वितरण नियम का पालन करती हैं नहीं, ये हमको देखना है। और ये वाली जो कंडीशन रहेगी गुणा और भाग की, तो इसमें अगर देखा जाए प्राकृत संख्याएं घटाव गुणन के अधीन क्रम विनिमय नियमों का पालन नहीं, वितरण नियम का पालन नहीं करती हैं, और भाग के अधीन भी वितरण नियम का पालन नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है a इंटू बी इंटू सी। क्या ऐसा संभव है कि a इंटू बी इंटू ए इंटू सी? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। सिर्फ एक बार ही आपका गुणा होगा। या क्या ऐसी स्थिति संभव है? a डिवाइड बी डिवाइड सी बराबर a डिवाइडेड बी डिवाइडेड ए डिवाइडेड सी। तो ये स्थिति भी हमारी अप्लायबल नहीं है। अब देखते हैं गुणन के साथ योग के अधीन वितरण नियम का प्राकृत संख्याएं पालन करती हैं या नहीं। यहाँ a इंटू बी प्लस सी, वितरण मतलब a इन दोनों में बटेगा। यहाँ पर वितरण में a इन दोनों में बटेगा। तो देखते हैं कैसा होता है। a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, बिल्कुल ऐसा होता है, हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें 2 इंटू 3 प्लस 4 बराबर होगा आपका 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, यानी ये हो जाएगा 14 प्लस 6 प्लस 8। 14 इक्वल टू 14 हुआ? बिल्कुल हुआ। तो हम कह सकते हैं गुणन के साथ, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये काफ़ी हमारा डीप है, गहराई से हम पढ़ रहे हैं, इसको अच्छे से आपको समझना है। गुणन के साथ योग के सापेक्ष प्राकृत संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। चलिए, ऐसे हम देखते हैं गुणन के साथ घटाव के सापेक्ष, यानी a इंटू बी माइनस सी। ए इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट आपका होना चाहिए, बराबर होगा a इंटू बी माइनस ए इंटू सी। एग्जाम्पल देखें 2 इंटू 3 माइनस 4 बराबर 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4।
2 इंटू 3 माइनस 4 की वैल्यू -1, 2 3 या 6, 4 2 या 8, या -2 इक्वल टू -2। तो हमने देखा कि गुणन के साथ घटाव के सापेक्ष प्राकृत संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार आप फिर से देख लीजिए। योग के अधीन संबरक नियम का पालन करती हैं, घटाव के सापेक्ष संबरक नियम का पालन नहीं करती हैं, गुणन के सापेक्ष संबरक नियम का पालन करती हैं और भाग के सापेक्ष संबरक नियम का पालन नहीं करती हैं। योग के सापेक्ष साहचर्य नियम का पालन करती हैं, घटाव के सापेक्ष साहचर्य नियम का पालन नहीं करती हैं, गुणन के सापेक्ष साहचर्य नियम का पालन करती हैं और भाग के सापेक्ष साहचर्य नियम का पालन नहीं करती हैं। योग के सापेक्ष क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं, घटाव के सापेक्ष क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती हैं, गुणन के सापेक्ष क्रम विनिमय नियम और भाग के सापेक्ष क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती हैं। चलिए, गुणन के साथ योग के सापेक्ष वितरण नियम का पालन करती हैं, गुणन के साथ घटाव के सापेक्ष वितरण नियम का पालन करती हैं और गुणन के सापेक्ष वितरण नियम का पालन नहीं करती हैं और भाग के सापेक्ष वितरण नियम का पालन नहीं करती हैं। तो ये हमारे प्राकृत संख्याओं के नियम हो गए। आप इनको अच्छे से देख लीजिए, हम आगे देखते हैं। फिफ्थ है हमारा योज प्रतिलोम की उपस्थिति। हम जानते हैं योज्य प्रतिलोम क्या होता है, हमारा शून्य होता है। क्या प्राकृत संख्याओं के समूह में योज्य प्रतिलोम शून्य उपस्थित रहता है? तो यहाँ पर नहीं उपस्थित नहीं रहता है। समझ गए अच्छे से आप कि प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट हो रही हैं तो 0 0 उसमें कहाँ से उपस्थित रहेगा? प्राकृत योज्य प्रतिलोम की उपस्थिति। योज्य प्रतिलोम प्राकृत संख्या में उपस्थित रहता है? तुम कहेंगे बिल्कुल नहीं रहता है। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये प्रतिलोम नहीं, योज तत्समक होना चाहिए। प्रतिलोम की उपस्थिति। ए के लिए योज्य प्रतिलोम किसी संख्या 2 के लिए योज्य प्रतिलोम कितना होगा? -2। और ए के लिए योज्य प्रतिलोम कितना होगा? -1। तो क्या -1 प्राकृत संख्याओं के समूह उपस्थित रहता है? तो हम इसके लिए लिखेंगे उपस्थित नहीं रहता है। अच्छे से समझ गए आप? तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में ना तो योज्य तत्समक उपस्थित रहता है, ना योज्य प्रतिलोम उपस्थित रहता है। तो ये बात अच्छे से आप समझिए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, गुणन तत्समक की उपस्थिति। गुणन तत्समक क्या होता है आपका? एक। क्या है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में उपस्थित है? तो हम कहेंगे हाँ, उपस्थित रहता है। अगला पॉइंट है आपका गुणन प्रतिलोम की उपस्थिति। गुणन प्रतिलोम 1 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा आपका? 1। किसी संख्या 2 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा? 1/2। और एक कोई संख्या का गुणन प्रतिलोम क्या होगा आपका? 1/1। क्या ऐसी कोई संख्या आपकी उपस्थित रहती है 1/2, 1/5, 1/6? नहीं रहती। तो हम कहेंगे गुणन प्रतिलोम उपस्थित नहीं रहता है। चलिए आशा करता हूँ कि मेरी बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे यहाँ पर। ठीक है, गुणन तत्समक उपस्थित रहता है लेकिन गुणन प्रतिलोम उपस्थित नहीं रहता है। योज्य तत्समक उपस्थित नहीं रहता है लेकिन प्रतिलोम उपस्थित भी नहीं रहता।
होता है। चलिए यहाँ हमारा प्राकृत संख्या पूरा होगा। इसके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए इसी कैटेगरी में हम आगे देखते हैं। अगली जो हमारी संख्याएं हैं वह है परिमेय संख्या। चलिए रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के फॉर्मेट में लिखी जा सकती हैं। चलिए यहाँ तक तो शायद आप जानते होंगे, लेकिन इसके लिए दो शर्तें हमारी लगती हैं। पहली शर्त क्या है? P और Q पूर्णांक होने चाहिए। मतलब P और Q किस कैटेगरी से आने चाहिए? हमारे पूर्णांक की कैटेगरी से आने चाहिए। पूर्णांक हमने पहले की क्लास में देखा है। पूर्णांक क्या होते हैं? जिनमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, जीरो भी आता है और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। तो P और Q या तो नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं। चलिए सेकेंड Q जो नीचे वाला है वो जीरो के इक्वल टू नहीं होना चाहिए। जीरो के इक्वल टू दो हमारी इसके लिए शर्तें लगती हैं। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए इस बात को विशेष ध्यान रखें। परिमेय संख्याओं के लिए जो शर्तें हैं, P और Q आपके पूर्णांक होने चाहिए और Q नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए अगला हम देखते हैं। जो हमने पहले डिस्कस किया था, प्राकृत संख्याएं, ये किसके अधीन आती हैं? आपकी पूर्ण संख्या के। पूर्ण संख्या ये किसके अधीन आती हैं? आपकी पूर्णांक के। पूर्णांक किसके अधीन आते हैं? आपके परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या किसके अंतर्गत आती हैं? आपकी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए इनमें से क्या क्या प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या के अधीन आती हैं? बिल्कुल आती हैं। क्या वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या के अधीन आती हैं? बिल्कुल भी नहीं आती हैं। जबकि उसका उल्टा सत्य है, परिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं के अधीन आती हैं, वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याओं के अधीन नहीं आती हैं। क्या वास्तविक संख्याएं प्राकृत संख्याओं के अधीन नहीं आती हैं, जबकि प्राकृत संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अधीन आती हैं। इस बात को हमको अच्छे से समझना होगा। अब देखते हैं इसका एक और इम्पोर्टेंट एक और नियम होता है। यदि आर स्क्वायर को Q/Q जहाँ PQ पूर्णांक है व Q नॉट इक्वल जीरो के रूप में लिखा जा सकता है, तब R को भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ये परिमेय संख्याओं की हमारी महत्वपूर्ण प्रमेय होती है, जिसका जो स्टेटमेंट है आप ध्यान रख लीजिए। आर स्क्वायर मान लीजिए कोई नंबर है कि टू स्क्वायर 4 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तब 2 को भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जहाँ P/Q जहाँ PQ पूर्णांक हैं व Q नॉट इक्वल टू जीरो। इसका उदाहरण क्या होगा? 4 को यदि 4 इक्वल टू P/Q तब √4 या 2 इक्वल टू P/Q होगा। चलिए अगला इसका स्टेटमेंट। अब हम परिमेय संख्याएं देख लेते हैं। परिमेय संख्याएं कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। तो परिमेय संख्याएं आपकी P/Q यानी 2/3
क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल परिमेय संख्या है। अगली हमारी परिमेय संख्या है, क्या 4 हमारी परिमेय संख्या है? बिल्कुल 4 भी हमारी परिमेय संख्या है। 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं ना। चलिए अगला हम देखते हैं, क्या -2/3 एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल परिमेय संख्या है। शर्त क्या है? पूर्णांक होना चाहिए। तो ये कंडीशन हम पूर्णांक में से हम ले रहे हैं। चलिए अगला है हमारा, क्या 2/5 एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल 2.5 परिमेय संख्या है। क्यों? 225/10 हम लिख सकते हैं। तो ये वही हमारा P/Q के फॉर्मेट में आ गया और दोनों पूर्णांक है यहाँ पर, नीचे वाला हमारा शून्य नहीं है आपका। चलिए अगला, क्या 0 एक पूर्णांक संख्या है? बिल्कुल 0 एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि 0 को हम 0 के अपॉन रूप में 1 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ 0 और 1 दोनों पूर्णांक हैं आपके। क्या 1 एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल 1 भी एक परिमेय संख्या, 1 को भी 1/1 के रूप में लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या √4 एक पूर्णांक संख्या है? बिल्कुल पूर्णांक संख्या है, क्योंकि √4 को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं, तो उनको हम परिमेय संख्याएं कह सकते हैं, और जिनको इस रूप में नहीं लिख सकते हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। चलिए अब देखते हैं परिमेय संख्याओं के नियम। पहला है हमारा संबरक नियम। दूसरा है हमारा साहचर्य नियम। तीसरा है हमारा क्रम विनिमय नियम। और चौथा है हमारा वितरण नियम। चलिए पहले देखेंगे हम, क्या योग के अधीन प्राकृत योग के सापेक्ष प्राकृत संख्याएं संबरक नियम का पालन करती हैं या नहीं। घटाव के सापेक्ष प्राकृत संख्याएं संबरक नियम का पालन करती हैं या नहीं। गुणा के सापेक्ष प्राकृत संख्याएं संबरक नियम का पालन करती हैं या नहीं। और भाग के सापेक्ष प्राकृत संख्याएं संबरक नियम का पालन करती हैं या नहीं, ये हम देखेंगे। चलिए, ए belongs to R, R means rational number, B belongs to R। तो क्या ऐसा होगा कि A प्लस B ये भी आपका रियल नंबर की कैटेगरी में आएगा? तो हम कहेंगे बिल्कुल हाँ, यस, ऐसी बिल्कुल हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कुछ भी देख लें, 2/3 प्लस 4/3 इक्वल टू 6/3, 6/3 जो कि अपने आप में एक परिमेय संख्या है। कैसी भी हम कंडीशन लगा, ये हमारा सफल है हमारा नियम। क्या घटाव के सापेक्ष परिमेय संख्याएं संबरक नियम का पालन करती हैं? तो हम देखेंगे ए हमारा रियल नंबर है और बी हमारा रियल नंबर है, ठीक है। तब हम देखेंगे कि ए माइनस बी जो हमारा रियल नंबर की कैटेगरी में से होना चाहिए, यानी एग्जाम्पल 2/3 -4/3, इसका उत्तर आएगा -2/3। तो बिल्कुल दोनों हमारे पूर्णांक है और नीचे वाला 0 नहीं है। तो प्राकृत संख्याएं घटाव के सापेक्ष संबरक नियम का पालन करती हैं। चलिए अगला हम देखते हैं गुणन। A × B ये भी आपका रियल नंबर में से आना चाहिए। तो 2/3 × 4/3 तो 8/9 जो कि अपने आप में एक परिमेय संख्या है। तुम कह सकते हैं परिमेय संख्या सापेक्ष भी संबरक नियम का पालन करती हैं। चलिए हम भाग देखते हैं। A
डिवाइडेड बाय बी, जो हमारा परिमेय संख्या कैटेगरी में आना चाहिए। चलिए, हमारी शर्त क्या थी, ये दोनों क्या होने चाहिए, हमारे पूर्णांक होने चाहिए। चलिए एग्जाम्पल, पहला पूर्णांक हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। दूसरा पूर्णांक क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। तो 1/0, क्या ये रियल नंबर कैटेगरी में आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। हमारी शर्त ही यही थी कि जो नीचे वाला है वह आपका 0 नहीं लिखने आ, तो 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या भाग के सापेक्ष संबरक नियम का पालन नहीं करती हैं। अच्छे से आप मेरी बात समझ गए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए आगे हम देखते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम हमारा क्या कहता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर होना चाहिए a प्लस बी प्लस सी। तो देखते हैं प्राकृत संख्याएं इस कैटेगरी में भी हमारी बिल्कुल फिट बैठती हुई दिखाई देती हैं। चलिए इसको हम देखते हैं एक एग्जाम्पल से। अगर 2 + 3 + 4 को अगर हम लें तो 2 + 3 + 4 यानी 9 = 9। बिल्कुल हमारा ये नियम फिट बैठता है। ये भी अपने आप में संख्याएं हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं योग के सापेक्ष साहचर्य नियम का पालन करती हैं। चलिए हम घटाव की कंडीशन देखते हैं। a - b - c क्या बराबर होगा a - b - c। इसका भी हम एग्जाम्पल 2, 3 और 4 चलिए हम लिख लेते हैं। पहले यहाँ पर a belongs to R, b belongs to R और c belongs to R। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर 2 - 3 - 4 क्या इसके बराबर होगा 2 - 3 - 4। 2 - 3 - 4 -1 बराबर 2 - 3 - 1 - 4। तो 2 + 1 ये हो गया आपका 3 = माइनस, क्या दोनों बराबर आए, बिल्कुल नहीं आए। तो हम कह सकते हैं परिमेय संख्या घटाव के सापेक्ष साहचर्य नियम का पालन नहीं करती हैं। अगर ये शर्त हमारी पूरी होती है तो ही हम कह सकते थे ये पालन करेंगी। चलिए हम देखते हैं गुणन, यानी a × b × c बराबर होना चाहिए a × b × c। 2 × 3 × 4 बराबर होना चाहिए 2 × 3 × 4 यानी 4 3 या 12, 12 2 या 24, 6 4 या 24। तो बिल्कुल हमारा ये नियम फिट बैठता है। प्राकृत संख्याएं गुणन के सापेक्ष साहचर्य नियम का पालन करती हैं। अच्छे से हमको ये चीज़ ध्यान देना होगा। चलिए हम भाग का देखते हैं। a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c बराबर होना चाहिए a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c, या 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 बट 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4। क्या ये नियम आपको लग रहा है सफल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हम पहले भी देख चुके हैं परिमेय संख्याएं भाग के सापेक्ष क्रम साहचर्य नियम का पालन नहीं करती हैं, ये गलत है आपका। तो परिमेय संख्याएं भाग के सापेक्ष साहचर्य नियम का पालन नहीं करती हैं, आपको अच्छे से ध्यान देना होगा। चलिए हम देखते हैं क्रम विनिमय नियम कि a कोई परिमेय संख्या है और b कोई परिमेय संख्या है। तो क्रम विनिमय नियम हमारा क्या कहता है कि a प्लस b बराबर होना चाहिए b प्लस a के लिए। एग्जाम्पल के लिए 2 + 3 बराबर होना चाहिए 3 + 2 के लिए। एग्जाम्पल के लिए 5 बराबर होना चाहिए आपका 5 के लिए। क्या ये नियम हमारा फिट है, बिल्कुल 101% हमारा फिट है। तो प्राकृत परिमेय संख्याएं योग के अधीन क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। चलिए घटाव के लिए देखते हैं। ये यहाँ से ये ऊपर वाला है, इसके नीचे हमारा काम होगा। घटाव के लिए a - b बराबर होना चाहिए b - a के। 2 - 3 बराबर होना चाहिए 3 - 2 के। -1 बराबर क्या 1 आया, बिल्कुल नहीं आया। तो हम कह सकते हैं परिमेय संख्याएं घटाव के सापेक्ष क्रम विनिमय नियम का पालन
नहीं करने में असमर्थ हैं। परिमेय संख्याएं घटाव के सापेक्ष क्रम विनिमय नहीं करती हैं। अच्छे से बात समझ में आई आपको? चलिए आगे हम देखते हैं गुणा। क्या a इंटू बी बराबर होना चाहिए b इंटू ए, यानी 2 इंटू 3 बराबर होना चाहिए 3 इंटू 2 के। क्या 6 बराबर 6 आया? बिल्कुल आया। तो हम कह सकते हैं परिमेय संख्याएं गुणन के सापेक्ष क्रम विनिमय नियम का पालन अक्षरशः करती हैं। चलिए हम भाग की स्थिति देखते हैं। क्या a डिवाइडेड बाय b बराबर होना चाहिए b डिवाइडेड बाय a, या 2 डिवाइडेड बाय 3 बराबर होना चाहिए 3 डिवाइडेड बाय 2 के, यानी 0.66 बराबर होना चाहिए 1.5 के। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या भाग के सापेक्ष नियम का पालन नहीं करती। तो एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। परिमेय संख्याएं योग के सापेक्ष क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। परिमेय संख्याएं घटाव के सापेक्ष क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। परिमेय संख्याएं गुणा के सापेक्ष क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। परिमेय संख्याएं भाग के सापेक्ष क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती हैं। चलिए वितरण नियम में पहले हम देख लेते हैं। तो आप ये बताइए, मान लीजिए ए, बी और सी कोई परिमेय संख्याएं हैं। तो पहले आप ये बताइए क्या ऐसा होता है a इंटू बी इंटू सी बराबर a इंटू बी इंटू ए इंटू सी। क्या ये कंडीशन होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है। तो परिमेय संख्याएं भाग के सापेक्ष वितरण नियम का पालन नहीं करती हैं। और इसी से लगी लगाई ये कंडीशन है a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। तो क्या ऐसा होता है a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय a डिवाइड, ये ऐसा हो? बिल्कुल नहीं। तो परिमेय संख्याएं भाग के सापेक्ष वितरण नियम का पालन नहीं करती। तो ये हमको अच्छे से ध्यान देना होगा। परिमेय संख्याएं गुणा के सापेक्ष वितरण नियम का पालन, फिर भाग के सापेक्ष वितरण नियम का पालन नहीं करती हैं। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर वितरण नियम में। a इंटू बी प्लस सी। तो वितरण नियम में a का मल्टीप्लाई यहाँ b में भी होना चाहिए और a का मल्टीप्लाई c में भी। क्या ऐसा होता है? आपको पता है, पूर्व क्लासों में भी हम पढ़ चुके हैं, तो हम जानते हैं ऐसा बिल्कुल भी होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लें तो 2 इंटू 3 प्लस 4 बराबर 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, 14 बराबर 6 प्लस 8 बराबर। तो हम देख रहे हैं दोनों कंडीशन हमारी बराबर आ चुकी हैं। 14 इक्वल टू 14 आ चुका है। तो परिमेय संख्याएं गुणन के साथ योग के सापेक्ष वितरण का नियम का पालन करती हैं। बड़े अच्छे से मेरी बात सुन लें आप। परिमेय संख्याएं गुणन के साथ योग के सापेक्ष वितरण नियम का पालन करती हैं। परिमेय संख्या गुणन के साथ योग के सापेक्ष वितरण नियम का पालन करती हैं। चलिए आगे हम देखते हैं क्या परिमेय संख्याएं गुणन के साथ घटाव के सापेक्ष वितरण नियम का पालन करती हैं नहीं। चलिए देखते हैं। a इंटू बी माइनस सी बराबर होना चाहिए आपका a इंटू बी माइनस ए इंटू सी। चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल के लिए 2 इंटू 3 माइनस 4 बराबर होना चाहिए 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4 के। 2 इंटू -1 बराबर होना चाहिए 6 माइनस 8 के। -2 बराबर -2। चलिए तो यहाँ भी हमारी शर्त ये पूरी होती हुई दिख रही है। परिमेय संख्याएं गुणन के साथ घटाव के सापेक्ष वितरण नियम का पालन करती हैं। तो हमको देखना है परिमेय संख्याएं गुणन के साथ घटाव के सापेक्ष
वितरण नियम का पालन करती हैं। ये बात हमको ध्यान देना होगा। परिमेय संख्याएं गुणन के साथ घटाव के सापेक्ष वितरण नियम का पालन करती। अच्छे से आपको मेरी बात समझ में आ गई। मैं आशा करता हूँ कि आपको परिमेय संख्याएं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए इसी कैटेगरी में हम आगे एक और देख लेते हैं, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिनको P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इसके उदाहरण क्या क्या होंगे? जैसे अपरिमेय संख्याओं के √2, √3, √4 परिमेय संख्या का उदाहरण है। इसके साथ पाई, याद रखिए पाई एक आपकी अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। ई 1/0 हमारी पहली शर्त थी कि नीचे आपका शून्य नहीं आना चाहिए, लेकिन नीचे आपका शून्य आ गया तो आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इन्फिनिटी, ये सारे आपके अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। चलिए अपरिमेय संख्याओं से जुड़ी हुई हम कुछ और फैक्ट्स को देख लेते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। आप जानते हैं 7 का हम जब 22 में डिवाइड करेंगे तो एक ऐसा नंबर आएगा जो कभी आपका खत्म नहीं होगा, और कभी ना तो रिपीट होगा और ना आपका कभी खत्म होगा। तो ये पाई एक अपरिमेय संख्या आपकी बनती है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या बनती है। आगे है अपरिमेय संख्या का योग परिमेय की बात करें प्राकृत पूर्णांक, पूर्ण या अपरिमेय हो सकता है। इसका अगर हम उदाहरण देखें तो एक अपरिमेय संख्या या दो अपरिमेय संख्याओं का योग, तो परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या या परिमेय संख्या हो सकता है। कैसे हो सकता है हम देखते हैं यहाँ पर। 2 + √3 + 2 - √3 ये दो अपरिमेय संख्या है। अगर इनका हम योग देखें तो योग इनका कितना आएगा? 4। 4 क्या है? आपकी एक परिमेय संख्या है।
समझ गए तो आप कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग कितना है आपका, एक परिमेय संख्या आ गई। ये दोनों आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं। चलिए हम देखते हैं प्राकृत संख्या। तो 2 प्लस रूट थ्री, इसी को हम देखते हैं 2 माइनस रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, 2 और 2 4, 4 आपकी क्या है, एक प्राकृत संख्या भी है, तो हम बिल्कुल कहेंगे हाँ ये हमारी एक प्राकृत संख्या भी है। तो इसी हमारे स्टेटमेंट निकल के आता है कि अपरिमेय दो अपरिमेय संख्याओं का योग प्राकृत संख्या भी हो सकता है। फिर आपका वही 2 प्लस रूट थ्री प्लस 2 माइनस रूट थ्री, ये भी आपका 4, 4 क्या पूर्णांक है, बिल्कुल 4 पूर्णांक है आपका। तो ऐसा स्टेटमेंट आ जाए दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक पूर्णांक हो सकता है क्या, तो आपको बिल्कुल लगा देना हाँ हो सकता है, इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। अगला है आपका 2 प्लस रूट थ्री प्लस 2 माइनस रूट थ्री, अगर बात करें 4, तो ये क्या 4 आपकी पूर्ण संख्या है क्या, बिल्कुल 4 हमारी पूर्ण संख्या है आपके पास। चलिए अब बात करें रूट 2 प्लस रूट थ्री, एक अपरिमेय संख्या हमारी ये है और एक अपरिमेय संख्या हमारी ये है। इन दोनों का अगर हम योग देखें तो क्या आएगा आपका इन दोनों का योग, रूट 2 प्लस रूट थ्री, जो कि वास्तव में क्या है आपका अपरिमेय है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग हमने देखा कि परिमेय भी हो सकता है, प्राकृत भी हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है, पूर्ण भी हो सकता है, भी हो सकता है। इस चीज़ से आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है चाहिए कि दो परिमेय संख्याओं का योग क्या होगा। अच्छे से आई थिंक आप लोग ये बात समझ गए होंगे आपका। चलिए इसी को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि अपरिमेय संख्याओं का योग हमने पढ़ लिया है। योग से हम आगे देखते हैं अंतर गुणा 2 भाग परिमेय प्राकृत पूर्णांक पूर्ण अपरिमेय हो सकता। ठीक है, तो पहले हमने समझा कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग आपका परिमेय भी हो सकता है, प्राकृत भी हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है, पूर्ण भी हो सकता है, और अपरिमेय भी हो सकता है। इसी तरह हम देखेंगे दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर गुणा या भाग परिमेय भी हो सकता है, प्राकृत भी हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है, पूर्ण भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। चलिए ठीक है, आई थिंक अच्छे से आप समझ गए होंगे। यहाँ पर फिर मैं अपनी बात एक बार दोहराता हूँ। दो अपरिमेय संख्याओं का योग आपका परिमेय भी हो सकता है, प्राकृत भी हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है, पूर्ण भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। इसी तरह दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर हो या गुणा हो या भाग हो, वह परिमेय भी हो सकता है, प्राकृत भी हो सकता है, पूर्णांक भी हो सकता है, पूर्ण भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। ऐसे छोटे छोटे स्टेटमेंट कहीं ना कहीं हमारे इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा सत्य, इस प्रकार से हमारे आ जाते हैं। तो हमको इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चलिए अगला हम देखते हैं एक परिमेय प्लस एक अपरिमेय संख्या मिलके क्या बनाएगी आपकी अपरिमेय संख्या बनाएगी। यहाँ पर देखिए एक परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। परिमेय माइनस अपरिमेय संख्याओं का अंतर, परिमेय में से अपरिमेय संख्याओं को हम माइनस करते हैं या परिमेय में से परिमेय को माइनस करते हैं, तो इसका भी अंतर कितना होगा आपका अपरिमेय ही होगा। परिमेय में अपरिमेय का हम गुणा करते हैं, तो इसका गुणन कितना होगा आपका अपरिमेय होगा। परिमेय में हम परिमेय संख्या परिमेय में
अपरिमेय संख्या का अगर हम भाग देते हैं तो इसका भाग कितना होगा, इसका भाग भी अपरिमेय संख्या होगा। अच्छे से आप समझ चुके होंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय होगा। परिमेय संख्याओं में से अपरिमेय संख्या को हम घटाएंगे, ये भी अपरिमेय होगा। परिमेय में हम परिमेय गुणा करेंगे, ये भी अपरिमेय होगा। और परिमेय में अपरिमेय का हम भाग देंगे तो ये भी हमारा अपरिमेय ही होगा। आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अगली क्लास में हम देखेंगे भाज्य संख्याओं के बारे में और अभाज्य संख्याओं के बारे में हम देखेंगे। अभाज्य संख्याएं हमारी कम से कम 1000 तक हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार से हमारे प्रश्न बनते हैं कि 400 से 500 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो हमको पता होनी चाहिए कौन कौन सी हैं। 600 से 700 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, बिल्कुल हमारी तैयारी बिल्कुल काफ़ी उच्च स्तर से होनी चाहिए, तो हमको पता होनी चाहिए। हम भाज्य संख्याएं भाज्य संख्याओं को हम देखेंगे अगली क्लास में। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।